17 मई 2004 स्टॉक मार्केट का एक ऐसा दिन जिसको ब्लैक मंडे भी कहा जाता है। इस एक दिन में स्टॉक मार्केट ने 842 पॉइंट की गिरावट देखी इंट्राडे लेवल पे। इसमें सेंसेक्स ने इतनी गिरावट एक ही दिन में आज तक नहीं देखी थी। ये गिरावट इतनी बुरी थी कि उस पूरे हफ्ते में जितना भी पूरे साल में सेंसेक्स ने अपराइज देखा था ना, उसका 40% वापस गिर गया। बहुत सारे लोगों ने इसको सरकार की मूवमेंट, पॉलिटिकल मूवमेंट के साथ जोड़ के देखा, क्योंकि उनको लगा कि जो लेफ्ट है और जो कांग्रेस गवर्नमेंट है, इन दोनों ने मिलकर सरकार बनाई है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया है। इस मूवमेंट की वजह से स्टॉक मार्केट का ये हाल है। और आने वाले समय में इसके कारण जैसे जैसे और मंत्री आएंगे, जैसे जैसे सरकार का एक तरह से वर्चस्व बढ़ेगा, स्टॉक मार्केट का और नुकसान होगा। लेकिन सेबी को ये बात समझ नहीं आई, क्योंकि सरकारें पहले भी बदली थी। लेकिन स्टॉक मार्केट में सिर्फ एक सरकार की वजह बदलने से, एक गवर्नेंस के बदलने से इतना इम्पैक्ट कभी नहीं देखा। तो सेबी ने इन्वेस्टिगेशन अपने लेवल पे शुरू की और उसको पता था कि उसको शुरुआत कहाँ से करनी है। तो आइए समझते हैं इस वीडियो में व्हाट डिड सेबी डू। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने वाले मल्टीपल तरह के इन्वेस्टर होते हैं। इसमें आप और हम मिलके रिटेल इन्वेस्टर बनते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिनको FII कहा जाता है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है, म्यूचुअल फंड्स होते हैं। इसमें तो काफ़ी तरह के लोग होते हैं, लेकिन इसमें एक इंडिविजुअल भी होता है, कुछ कंपनीज भी होती हैं, कुछ म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, जो उनका अलग अलग स्केल होता है। इस तरह से अगर देखा जाए तो एक नॉर्मल ट्रेडर बहुत लिमिटेड अमाउंट की ट्रेडिंग करता है, लेकिन वॉल्यूम में ये लोग करते हैं तो एक ठीक ठाक टर्नओवर निकालते हैं। वहीं पे एक FPI या एक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर चाहे कम होंगे रिलेटिवली, लेकिन उनका वॉल्यूम अच्छा खासा होगा। और अगर वो वॉल्यूम में ट्रेडिंग करेंगे ना, तो मार्केट को हिला सकते हैं, और स्पेशली अगर वो इकट्ठे हो जाए तो। लेकिन इसका एग्जैक्ट लॉजिक इसके साथ, इस कहानी के साथ नहीं है, बट इसमें से एक पार्ट है। एक ग्रुप था, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर था, UBS, यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड। अब सेबी ने इस तफ्तीश, जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की कि ये ब्लैक मंडे आखिर हुआ क्यों, इसकी इन्वेस्टिगेशन में उनको पता लगा कि UBS ग्रुप के पास ऐसे कुछ अकाउंट्स हैं, ऐसे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनकी आइडेंटिफिकेशन अननोन है। ये लोग कौन हैं, कहाँ से पैसा लाया? ये ज़्यादातर लेवल पे ये पैसा लाया जाता है इंडिया से ही निकाल के बाहर लगाया जाता है, US मार्केट में, मॉरिशस मार्केट में, लंदन मार्केट में, वहाँ लेके जाया जाता है। और फिर वहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है ना, उनको ये पैसा देके वापस इंडियन स्टॉक मार्केट में लगाया जाता है। मतलब ये पैसा इंडिया का ही है, जो बाहर से दूसरे रूट से, दूसरे रास्ते से वापस इंडिया में लगाया जा रहा है। अभी ऐसा क्यों करेंगे? बहुत सारे रीजंस होते हैं। या तो जिस बंदे ने ये पैसा लगवाया है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के द्वारा, वो बंदा खुद बार्ड है स्टॉक मार्केट से, या वो अपनी आइडेंटिटी नहीं दिखाना चाहता कि मैं ही हूँ जो अपनी ही कंपनी में या इस पर्टिकुलर कंपनी में पैसा लगा रहा हूँ, या वो रजिस्टर्ड नहीं है, या वो एलिजिबल नहीं है, या वो पैसा ब्लैक मनी है, मतलब काला धन, जो कि शायद बाहर पड़ा है, आना है, आ रहा है या आएगा। बट एटलीस्ट उस केस में या ऐसे केसेस में ऐसा होता है जहाँ पे बात होती है FPIs की, फॉरेन इन्वेस्टर्स की, लेकिन वो पैसा इंडियंस का ही होता है, जो बाहर जाके वहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट में लगाया जाता है इन कारणों के कारण। अब क्रैश के दिन, ब्लैक मंडे को, देखा गया कि इसी FI इन्वेस्टर ने टोटल मिलके 1236.77 करोड़ रुपए की बाइंग की और 1310 करोड़ रुपए की सेलिंग की। मतलब उस समय पे ये वैल्यू अच्छी खासी थी। आजकल भी नंबर अच्छे हैं, लेकिन उस समय ये नंबर काफ़ी बड़े थे। तो बेसिकली सेलिंग ज़्यादा हुई। और थोड़ा पीछे जाओ, फ्राइडे को अगर देखेंगे, उसका पिछला बिजनेस डे जहाँ पे ट्रेडिंग हुई थी वो फ्राइडे था। उस टाइम पे भी सेलिंग प्रेशर बनाया गया और 550 पॉइंट्स की गिरावट पिछले फ्राइडे को भी आई थी। लेकिन बहुत सारे लोग अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं करवा पाए थे, तो एक तरीके से वो लाइन में लग गए थे कि जैसे ही मंडे का मार्केट खुलेगा हम ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देंगे। तो एक तरीके से ऑलरेडी आइडिया हो गया था कि कुछ ना कुछ यहाँ पे लोचा हो रहा है, ज़्यादा सेलिंग हो रही है, बेचे जा रहे हैं स्टॉक इंडियंस के द्वारा ही। और इस सेलिंग में स्टॉक मार्केट ढह गई, क्रैश हो गई। इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि UBS अकेले ग्रुप ने, यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड ने अकेले ही 188.35 करोड़ रुपए की सेलिंग की उस दिन। मतलब UBS ग्रुप इन्वॉल्व था सेलिंग में। जब सेबी ने डिटेल मांगी कि कौन से इन्वेस्टर्स का आपने पैसा एक तरीके से स्टॉक्स को सेल किया, पैसा बनाया, नुकसान करवाया, उनकी डिटेल दीजिए, तो UBS ने ये डिटेल देने से मना कर दिया। जनरली कोई भी सरकार की कोई रेगुलेटरी बॉडी होती है, कभी किसी और गवर्नमेंट से कुछ मांगती है तो एक कोऑपरेशन का माहौल होता है। लेकिन इस केस में उन्होंने कहा कि ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, हम इनकी डिटेल्स नहीं दे सकते। टेक्निकली वो अपनी जगह गलत नहीं थे, बट देयर वाज एन एक्सपेक्टेशन
तो यहाँ पे थोड़ा सा सेबी का दिमाग और खनका, उन्होंने कहा कि ये थोड़ा मसला कर रहे हैं। अब इस केस में सेबी ने इनको बैन कर दिया, कह दिया कि आप FII बन के इस तरह से तो नहीं रह सकते जिस तरह से आप बिहेव कर रहे हैं। अगर आपसे हम डिटेल मांग रहे हैं तो देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दिस, बट आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो आप FII नहीं बन सकते। यहाँ पे UBS पहुंचा SAT के पास, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल। जब सेबी की बात अगर इंडिविजुअल लेवल पे हो, रिटेल लेवल पे हो, चाहे इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हो, अगर सेबी के फैसले से अगर आप खुश नहीं है तो आप SAT के पास जा सकते हैं, SAT के पास खुश नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इस केस में UBS पहुंचा SAT ने कहा UBS आप सही हो, सेबी आप गलत हो। तो सेबी का जो ऑर्डर था बैन करने का वो रफा दफा करवा दिया और UBS फिर से बन गया FII। अब सेबी की एक तरह से ये हार थी, लेकिन सेबी हार कहाँ मानने वाला था उस टाइम पे भी। सेबी पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के पास, उसने बातें रखी कि इस तरह से देखिए मैं स्टॉक मार्केट को रेगुलेट नहीं कर सकता, अगर मेरे को जब इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे बताई नहीं जाएगी और ये लोग मेरे पास ही आके मेरी काम ही करके मेरे एरिया में आके मेरे से ही पैसा कमा के खुद मेरे को डिटेल जब चाहिए तब नहीं बता रहे हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पे भी UBS की बात मानी कि टेक्निकल ग्राउंड्स पे देखिए आप उनको फोर्स नहीं कर सकते, वो एक प्राइवेट कंपनी है, तो एक तरीके से UBS विल स्टे एज FII। से भी अगर आप कहते हो कि आप सच्चे हो तो आप एक काम करो, आप सबूत और लेके आओ, आप प्रूफ लेके आओ, हम आपकी बात सुनेंगे। भाई आपके पास सिर्फ एक वर्जन है, आपको लगता है, लेकिन आपके पास प्रूफ नहीं है ना, क्योंकि आपके पास डिटेल तो आई नहीं, आप प्रूफ ले आओ। अब सेबी के पास क्या ऑप्शन था? सेबी पहुंचा US स्टॉक मार्केट के सेबी के पास, जिसको SEC सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन कहा जाता है, और सेबी ने SEC से मदद मांगी कि आप हेल्प कीजिए, ये हमारी बात तो नहीं सुन रहे कि बट आपकी कंट्री में से काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपकी बात तो सुनेंगे। सेबी की हेल्प करने के लिए SEC ने रजामंदी दे दी और लिमिटेड लेवल पे। लेकिन इस तफ्तीश में जब SEC सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन पूरी इन्वेस्टिगेशन में आया तो कुछ बातें और पता लगी। सिर्फ UBS अकेला नहीं, फ्रेंच इन्वेस्टमेंट बैंक, गोल्डमैन सैक्स, बहुत बड़ा नाम है ये, RBS एशिया, ऐसे बहुत सारी और कंपनी थी जो कि UBS की तरह ही काम कर रही थी। ये तब कंफर्म हुआ जब सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो UBS से मांगी गई थी वही सारी इन्फॉर्मेशन इन कंपनी से मांगी गई, तो इन्होंने भी मना कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि आप या तो हमें बैन कर दो या हम पे पेनल्टी लगा दो या हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं। मतलब एक तरीके से ये इन्फॉर्मेशन देने की बजाय पैसे देने को तैयार थे। फॉर एग्जांपल गोल्डमैन सैक्स, जिन्होंने 49 करोड़ रुपए की बाइंग की थी उस समय और 162 करोड़ की सेलिंग की थी, तो प्रॉफिट बनाया था। और देखा गया कि इंडिया के टॉप एक बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर और एक फुल सर्विस ब्रोकर के थ्रू किया था। आज की तारीख में ये दोनों ब्रोकर बड़े नाम बन चुके हैं जो ट्रेडिंग करवाते हैं, लेकिन सेबी को कोई एग्जैक्ट ग्राउंड नहीं मिला, कोई प्रूफ नहीं मिला कि ये गलत किया था। इसलिए ना तो हम आपको ये नाम बता सकते हैं और ना ही सेबी ने इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया। वहीं पे मेरिल लिंच और RBS एशिया के ऊपर, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड के ऊपर एक तरीके से फाइन लगाया गया कि आपने जो EKYC रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के थ्रू जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो पूरी नहीं की तो आपके ऊपर कुछ फाइन लगाया जाएगा, तो उनके ऊपर फाइन लगा। ऐसे बार्कलेस थे, उनको बैन कर दिया गया, FII नहीं बन सकते। तो एक तरीके से हर एक को कुछ ना कुछ तरह की सजा दी गई, बैन कर दिया गया, पैसे लगा दिया गया, हटा दिया गया। लेकिन ब्लैक मंडे आखिर हुआ कैसे ये समझना भी बाकी था। इसके पीछे था एक्चुअल कल्प्रिट, जिसका नाम होता है पार्टिसिपेटरी नोट्स। आपने हर्षद मेहता या आपने वो सीरीज देखी होगी 1992 की स्कैम सीरीज देखी होगी। अब उस केस में भी बैंक से रिसिप्ट ली जाती थी, उसके बाद लोन लिया जाता था, एक तरीके से एक पार्टी को बेवकूफ़ बना के दूसरे से पैसा लेके ये सब चलता था। यहाँ पे भी पार्टिसिपेटरी नोट्स के थ्रू पैसा मार्केट में लगाया जा रहा था, जो कि एक तरीके से बहुत बड़ा ब्लंडर था। पार्टिसिपेटरी नोट्स होते क्या हैं? देखिए, उस समय का कॉन्सेप्ट है, अभी भी कुछ लेवल पे चलता है, लेकिन थोड़ा बैन होने के कारण या कम होने के कारण डाइल्यूट हो गया है कॉन्सेप्ट, बट स्टिल चलता कैसे है। पार्टिसिपेटरी नोट्स एक तरीके से कंफर्मेशन है, मैं एक फॉरेन इन्वेस्टर हूँ, बड़ा FII कंपनी हूँ, मेरे पास बहुत सारे इंडियन लोग आते हैं और कहते हैं कि पैसा लगाना है, मैं आपसे पैसा लेता हूँ, आपको पार्टिसिपेटरी नोट लिख के दे देता हूँ, ठीक है मैंने आपसे ये पैसा लिया, मैं इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट करवा रहा हूँ। अब ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे ली, आपकी KYC मैंने इंडियन अथॉरिटी या सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं की, लेकिन मैंने आपका जो डेटा मुझे चाहिए उन्हें रख लिया, आपसे पैसा ले लिया। ऐसे मैंने लाखों लोगों से पैसा लिया या हज़ारों लोगों से पैसा लिया, जो भी हैं, डज नॉट काउंट, मैटर कर कितने नंबर ऑफ लोगों से पैसा लिया है, लेकिन मैं अच्छा खासा पैसा बना लिया। अब ये पैसा पहुंचता हूं मैं इंडियन स्टॉक मार्केट में लेके, वहां पे इन्वेस्ट करता हूं करोड़ों रुपए और फिर प्रॉफिट बनाता हूं और इनमें उस हिसाब से बांट देता हूं। अब जब सेबी पूछ रहा है कि इन लोगों के नाम बताओ, तो मैं बता नहीं रहा हूं क्योंकि मेरे पास उतनी सी ही इंफॉर्मेशन है और वैसी भी है तो मेरे और इसका आपस में एग्रीमेंट है कि मैं इनका डिटेल किसी को नहीं दूंगा। तो ये पार्टिसिपेटरी नोट्स जो कॉन्सेप्ट था, दैट वाज द ब्लंडर, क्योंकि इसमें अनरजिस्टर्ड इंडियंस थे, ब्लैक मनी वाले इंडियंस थे, ऐसे लोग थे जो उनको स्टॉक मार्केट से बैन किया गया था। इन्होंने रास्ता निकाल लिया था इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने का, और एक तरीके से उस ब्लैक मंडे को क्रिएट करने में भी इन्हीं लोगों का हाथ था।
अब पार्टिसिपेटरी नोट में एक चेन बन सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक पर्टिकुलर एजेंट बहुत सारे बड़े बड़े इंडियन इन्वेस्टर्स के पास जाता है जिनके पास बहुत सारा ब्लैक मनी है और उनको कहता है कि आप मुझे पैसा दे दीजिए, मैं और आप एक दूसरे को जानते हैं, मैं आपका पैसा, मैं एक कंफर्म्ड रेजिडेंट हूँ, मेरे को सारी दुनिया जानती है और मैं कोई क्रिमिनल केस में फंसा नहीं हुआ, मेरा रिकॉर्ड जो है एब्सोल्युटली क्लीन है उस देश में, तो मैं एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर बन के जाऊँगा FII के पास और एक तरीके से इसको मेरी आइडेंटिटी पता लगेगी, मेरे पीछे जिन लोगों ने पैसा दिया है उनका उसको कुछ पता नहीं लगेगा, कोई आइडिया नहीं होगा। और ऐसे एजेंट बहुत सारे मिलके आएंगे और FII को भी पता ही नहीं है कि एक्चुअल में ये पैसा किसका है। और सेबी को तो कहाँ से पता लगता, क्योंकि इन्होंने तो एटलीस्ट एजेंट्स की भी इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो दिस इज़ हाउ इट यूज्ड टू वर्क एंड टू स्टिल टुडेज़ लेवल, कुछ ना कुछ लेवल पे ये आज भी होता है, जहाँ पे इंडिया का ही ब्लैक मनी इंडिया की ही स्टॉक मार्केट को घुमाने में काम आता है, क्योंकि FII वॉल्यूम में काम करते हैं और वॉल्यूम में जब काम होता है किसी पर्टिकुलर स्टॉक में, इंडेक्स में, तो मार्केट हिल सकती है। अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आपस में मिल जाएं तो उस केस में तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है। थैंक्स टू द रिटेल इन्वेस्टर इन इंडिया टुडे, आज की तारीख में रिटेल इन्वेस्टर 40 से 45% टर्नओवर को संभालता है। दैट्स अ ह्यूज डील। अगर आज ये 15% रह जाए ना, तो इंडियन स्टॉक मार्केट सिर्फ FPIs या DIIs ही चलाएंगे और जो वो करेंगे उस हिसाब से मार्केट चलेगी। दैट इज़ नॉट राइट नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग एंड दैट्स द गुड थिंग अबाउट टुडेज इकोसिस्टम, जो कि पहले नहीं था। और सेबी ने इसको बंद करने के लिए क्या काम किया? 2017 में सेबी ने इन नोट्स को डेरिवेटिव्स मार्केट में इशू करने से फॉरेन इन्वेस्टर्स को मना ही कर दिया कि आप ये चीज़ अब कर ही नहीं सकते, और आप अगर आपके पास हैं भी तो 2020 तक का टाइम दिया, तब तक आप इसको क्लियर कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको अलाउ नहीं होगा। और आज की तारीख में 2022 में जब हम ये बात कर रहे हैं, ये स्पेसिफिक नोट्स इन डेरिवेटिव सेगमेंट्स आर नॉट अलाउड फॉर एन FII जो कि बाहर से पैसा लाके इंडिया की मार्केट को कभी हिला सकते हैं। ये ब्लैक मंडे इस पर्टिकुलर कारण अब दोबारा नहीं आ सकता, लेकिन ऐसे ब्लैक मंडे आजकल मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत है, पर ग्लोबल मार्केट्स में भी बहुत है। बट ये कुछ ना कुछ स्कैम, कुछ ना कुछ चीज़ें, कुछ ना कुछ फ्रीक ट्रेड्स ऐसे मार्केट में होते रहते हैं, और कभी टेक्निकल इशू बोल के या कभी इसको कंप्लायंस इशू बोल के या कुछ भी बोल के मार्केट में लाया जाता है, लेकिन इसकी सच्चाई कुछ सालों बाद पता लगती है जब पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाती है। तो ये था ब्लैक मंडे, जो कि इंडिया के स्टॉक मार्केट में पहली बार इतना गिरावट देखा। तो ये रीज़न था उसका, ना कि कोई सरकार। ऐसा शुरुआत में मार्केट में फैला दिया गया था कि सरकार मूव हुई है इसकी वजह से, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं था। सरकार गिरती है, आती है कोई, तो मार्केट में मूवमेंट होती है, बट इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता कि 40% इंक्रीज पूरे साल का एक हफ्ते में निकल जाए। दैट्स अ बिग डील टू हैपन एंड थैंक गॉड एंड थैंक यू सो मच सेबी कि आपने उस समय इस चीज़ का नोट लिया। नहीं तो आज भी ये जो पार्टिसिपेटरी नोट्स हैं मार्केट को घुमा रहे होते। वी डोंट नो कि कौन सी कंट्रीज़ में ये सब चल रहा है, लेकिन एटलीस्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में आज की तारीख में ये नहीं है। ऐसे स्टॉक मार्केट कॉन्सेप्ट्स को और समझने के लिए और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और साथ में आपको क्या समझ में आया, क्या पसंद आया, ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।